अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज। जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा करे और आपकी ज़िंदगी ढेरों ढेर कामयाबियों से, खुशियों से और मसरतों से भर जाए। आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे। वैसे भी हज़रत अली का कौल है कि आपके सोच पानी के कतरे की जैसी शफाफ होनी चाहिए। जिस तरह पानी के कतरे मिलकर समंदर बनाते हैं, इसी तरह से आपकी सोच मिलकर आपके ईमान को मजबूत करती है। और जहाँ पर मजबूत ईमान हो, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल हो, तो कैसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल आ सके। अगर कोई मुश्किल आती है तो रब की ज़ात का उसमें भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश के काबिल समझा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गिले शिकवे और पछतावों को साथ लेकर चलते हैं। जो ज़िंदगी में हो जाता है उससे सबक सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मौसम की क्या सूरत हाल है। इसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारे सेगमेंट टुडे इज वेदर की जानिब। वेदर के हवाले से अपडेट करें तो आज का वेदर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब खासा महसूस हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूरज की तपश अब कम होने लगी है। लेकिन क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा है तो उसकी वजह से हब्स का एहसास अभी भी काफी हद तक महसूस होता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि शाम के औकात में पहले से मौसम बेहतर होने लगा। अगर ठंडी ठंडी सी हवा चल जाए तो आपको गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस होती है। साथ ही साथ दिन के औकात में आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। घरों से गैर जरूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें। अगर अपने वर्क प्लेसेस पे भी हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों का इंतखाब करें जो खुली हों, हवादार हों, ताकि आपको सफोकेशन की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि आपको सांस नहीं आ रहा होता है, आपको घुटन फील होती है या दिल का बंद हो जाना, इस तरह की चीजें, इस तरह की सूरत हाल महसूस होती है। और जैसे जैसे मौसम की तब्दीली होती है तो वो डायरेक्टली हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया करें। बहुत यक ठंडे पानी से थोड़ा सा परहेज करेंगे तो आपको गले या किसी भी नजला जुकाम इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी, इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। पानी की एक्स्ट्रा बॉटल भी साथ रखा करें ताकि अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो आप बर वक्त उसकी मदद कर सकें। इसके अलावा अपने सर को, चेहरे को अच्छे से ढांपें, सूरज की डायरेक्टली शुआओं से बचें ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने मामूलात को अच्छे तरीके से चला सकें और बस इसी तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और अपने खास दिनों को और भी ज्यादा खास बनाते रहें। खास दिनों की बात हो, आपकी बर्थडेज और हमको विश न करें, ऐसे कैसे हो सकता है जी। आज हमारे साथ दो बर्थडेज हैं। पहली बर्थडे है मलिक वकार हुसैन की। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब रहें। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। हमारी दूसरी बर्थडे है शहजाद अली, हमारे आउट स्टेशन शोरकोट से हमारे रिपोर्टर हैं, आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। आपको भी ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करे। इनके बर्थडे के हवाले से भी हमारे पास वीडियो है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। और अल्लाह करे कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत खास हुआ, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आए, वो टर्निंग पॉइंट्स बहुत खुश आइन हो। आप अपनी खुशगवार ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खुशगवार अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ बनाएं, क्योंकि ख़ास दिन को और भी ज़्यादा हमारे अपने ही हमेशा ख़ास बनाते हैं। और बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर आपकी खुशियों के साथ साथ अल्लाह ताला आपको सेहत भी देते हैं और आप उस सेहत को इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती है जान है तो जहान है। और आजकल जिस तरह से मौसम की सूरत हाल है, हम देखते हैं कि हब्स की वजह से डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। बच्चों में बहुत ज्यादा हमने देखा है कि गैस्ट्रो, डायरिया और खसरा जैसी बहुत सारे मर्ज, इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों के लिहाज से किस तरह की सूरत हाल है सेहत के हवाले से। बड़े हम देखते हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं तो उनकी अद्वियात के हवाले से भी बात करेंगे कि अद्वियात उनको क्या प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। सेहत के हवाले से क्या आजकल सूरत हाल चल रही है, किस तरह से हॉस्पिटल रन हो रहे हैं और कहां पे बेहतरी की गुंजाइश है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे मेहमान, हमारे सीनियर रिपोर्टर अज़दार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़दार, कैसे हैं आप? कुछ नासाज है, मुझे महसूस हो रहा था कि बहुत सेहत की रिपोर्टिंग करते करते थोड़े से असरात आप पर भी आते हैं, इन्फेक्शन वगैरह, तो चेस्ट इन्फेक्शन है। हाँ, तो जिस तरह से आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, इसी तरह से क्योंकि जैसे मैं बात भी कर रही थी कि मौसम चेंज हो रहा है तो अभी भी लोग बहुत यक ठंडा पानी भी पीते हैं या कुछ खाने पीने में बदपरहेजी कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी बड़ी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। चेस्ट इन्फेक्शन का हो जाना, गले खराब हो जाना, नज़ला जुकाम। पहले हमने देखा कि गर्मी की वजह से गैस्ट्रो, डायरिया जैसी बड़ी सारी बीमारियां और इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अभी जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा तो ये चेस्ट इन्फेक्शन का हो जाना, गले का खराब हो जाना, ये भी बड़ा कॉमन हो जाता है। देखिए, जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो बीमारियां जो है सर उठाना शुरू कर देती हैं।
तो कल जब मैंने डॉक्टर से मशवरा किया है अपनी मेडिसिन के हवाले से, तो वो यही बता रहे थे कि मौसम जो है तब्दील हो रहा है, तो इस तरह के केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, जिसे मौसमी बुखार कहा जाता है। जी 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 जी। मौसमी जो बीमारियां वो सर उठाती हैं। तो इस सिलसिले में फैसलाबाद में अगर गैस्ट्रोडायरिया के हाल से बात की जाए, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रोज़ाना जो फैसलाबाद में केस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी तादाद 600, 650, कभी 700 तक उसकी तादाद रिपोर्ट होती है। अगर मई जून के वाले से बात की जाए तो ये तादाद जो थी गैस्ट्रोडायरिया की, ये हमारे पास 1200, 1300, 1500 तक भी फैसलाबाद में रिपोर्ट हो रही थी। अगरचे पेशेंट जो है वो उनकी तादाद में कमी वाक़ हुई है गैस्ट्रोडायरिया, मगर अभी भी मरीज़ गैस्ट्रो और डायरिया के रिपोर्ट हो रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। अगर गुज़िश्ता 24 घंटे कल से बात की जाए तो तकरीबन आज भी 600 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं गैस्ट्रो डायरिया के। और सूरत हाल ये है कि इलाज मुआवजे के हवाले से, क्योंकि सहूलियात हुकूमत की जानिब से ऑलरेडी ही अलर्ट जारी किया जाता है जब भी इस तरह की कोई भी मौसमी बीमारी सर उठाती है, तो अद्वियात और उससे मुतल्लिक डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ की वर्कशॉप करवाई जाती है। और उसके साथ साथ शहरियों में अवेयरनेस के हवाले से वाक़ का इनकाद किया जाता है, पॉपुलर तकसीम किए जाते हैं, बैनर वेज़ा किए जाते हैं, ताकि मौसमी बीमारियों से मुतल्लिक शहरियों को आगाही हो और वो इससे जो है वो महफूज रह सके। फैसलाबाद में 600 से ज़ायद गैस्ट्रो। अभी ये जो मैं आपके सामने दादोशुमार बता रहा हूँ, ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स के हैं। हाँ। जैसे मैंने पहले बताया, मई जून में 1200-1300 मरीज रिपोर्ट होते थे। बिल्कुल ऐसा ही। और अब मौसम जिस तरह तब्दील हो रहा है, मरीजों की तादाद कम हो रही है, मगर अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं 600-700 मरीज रोजाना की बुनियाद पे। फैसलाबाद के सरकारी जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ है या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है, उसके मातहत जो है वो अस्पताल में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियां सर उठा रही हैं और डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन पूरा सीज़न हमने देखा कि गैस्ट्रोडायरिया के हवाले से बहुत ज़्यादा मरीज रिपोर्ट होते रहे। तो इस हवाले से अगर हम सेहत के हवाले से बीमारी की बात करते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात कितनी बेहतर हैं वो हॉस्पिटल की और कितनी ये बड़ा डिपेंड करता है। अगर कहीं पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कहीं पर अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेडिसिन की शॉर्टेज नहीं है और डॉक्टर्स की भी तादाद इनफ है, तो बड़ी आसानी हो जाती है मरीजों को ट्रीट करने में, बड़ी आसानी हो जाती है कि हम उनकी डेली रूटीन में उनकी हेल्प कर सकें। और जैसे ही मरीज अपनी तकलीफ में आता है और अगर उसे एक बहुत ही प्लेजेंट सा इन्वायरमेंट मिलता है तो बड़ी आसानी उस पर हो जाता है। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। तो सेहत की किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सेहत के हवाले से हॉस्पिटल्स का निज़ाम कितना बेहतर होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फैसलाबाद, राना इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस मौसम में बहुत बार हमने देखा है कि साल गर्मी में गैस्ट्रोडायरिया इस तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। तो हॉस्पिटल के हवाले से उसकी फैसिलिटीज़ का बेहतर होना, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना कि हर तरह की अवेलेबिलिटी हो, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर जी। और हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली जी एक हॉस्पिटल का फोकस ये होना चाहिए कि पेशेंट्स को क्वालिटी केयर जो है वो प्रोवाइड करें और पेशेंट सेंटर्ड केयर हो। बिल्कुल, कि आपकी जितनी भी केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका फोकस जो है वो मरीज होना चाहिए और सेफ केयर प्रोवाइड करें। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इन्फेक्शन कंट्रोल के चूंकि पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इन प्लेस नहीं होते हॉस्पिटल्स में, और उसकी वजह से एक मरीज़ जो है वो टांग के फ्रैक्चर की वजह से हॉस्पिटल दाखिल होता है, लेकिन अल्टीमेटली निमोनिया से उसको जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशंस को हमने हॉस्पिटल की फोकस ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड कंडीशंस जो हैं वो कम से कम उससे पेशेंट सफ़र करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा देखने वालों के लिए कि अगर हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसमें इस टाइम कितने डिपार्टमेंट्स फाल कर रहे हैं, कितने ऑपरेशनल हैं और किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे? हमारे पास ही फैसलाबाद में शिफा इंटरनेशनल में अभी 22 स्पेशलिटीज़ हैं। ओके। वी हैव मोर देन 36 कंसल्टेंट्स ही, और इसमें थोड़ा सा मस्ट टेक प्राइड टू से दिस के फैसलाबाद को हम इस तरह से भी लीड कर रहे हैं कि वी आर द ओनली हॉस्पिटल जहाँ पे हमने हमारे पास इमरजेंसी केयर या इंटेंसिव केयर के कंसल्टेंट्स हैं। इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स जहाँ पे 24/7 जो है हमारे पास कंसल्टेंट कवर होता है। रात को भी हमारे पास FCPS कंसल्टेंट्स जो हैं वो ऑन ड्यूटी होते हैं। तो मकसद सिर्फ यही है कि पेशेंट जो इमरजेंसी में आए या जो आपके पास हॉस्पिटलाइज्ड हो
उनको एक स्पेशलिस्ट का कवर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल, इससे बड़ी ज्यादा आसानी पैदा हो जाती है। अच्छा, जैसे देखा है कि इस साल बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो शिफा बच्चों के हवाले से क्या उनके पास क्या ट्रीटमेंट्स हैं, और अगर को भी थोड़ी सी लीड लेनी चाहिए लोगों exactly. को। जैसे आजकल मौसम है, गर्मी में स्पेशली इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें यह है कि अगर आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप जो है वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो एक हेल्थ डिपार्टमेंट का या जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनका ड्यूटी ये नहीं है कि आपको बीमार होने पे बेड प्रोवाइड किया जाए या कंसल्टेंट प्रोवाइड किया जाए। द बेसिक ड्यूटी इज टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग सिक। एग्जैक्टली, ठीक है जी, आपको बीमारियों से बचाना है और उसके लिए अवेयरनेस जो है लोगों को एजुकेट करना हेल्थ के ऊपर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा अज़हर, हमने देखा है कि अवेयरनेस कैंपेन इस साल कंपैरेटिवली मुझे लगा है कि ऑन एंड ऑफ इसकी जारी रही है ये पूरा सिस्टम ना, तो अवेयरनेस कैंपेन कितना ज्यादा हेल्प आपने देखा है कि करती हैं हॉस्पिटल में मरीजों को किसी भी तरह की सिचुएशन से बचने के लिए, अगर पूरे फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो? देखिए, इसमें अवेयरनेस के हवाले से जो अहम किरदार है वो महकमा सेहत का होता है। महकमा सेहत की जिम्मेदारी है शहरियों को बीमारियों से मुतल्लिक आगाह करना। हालांकि इसमें जिम्मेदारी जो मुतल्लिका हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी भी होती है, मगर वो इस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरह से महकमा सेहत अपना किरदार अदा करता है। शहर के अहम शाहरों पर फ्लैक्सेस वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं और अवेयरनेस वॉक का इनकाद किया जाता है, बाकायदा तौर पर लेटर जारी किए जाते हैं, सेमिनार करवाए जाते हैं, वर्कशॉप करवाई जाती हैं। अभी कल भी जो था मुझे सीओ साहब कहने लगे कि हमने किसी स्कूल में जाना है पोलियो के हवाले से, तो आपने जो हमारे साथ जाना है वहाँ पे कवरेज करनी है। इसी तरह दीगर जो अमराज हैं उनसे मुतल्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ शहरियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अवेयरनेस कैंपेन का जब इनकाद किया जाता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें, रिस्पॉन्स भी करें, फीडबैक भी दें, ताकि डिपार्टमेंट को पता चले कि उनकी जो कोशिश है वो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सेहत के हवाले से सुबह सुबह ही अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि आपका ना सिर्फ दिन बन जाएगा बल्कि आप अपनी सेहत के हवाले से आने वाले दिनों में अच्छे से प्लानिंग कर सकेंगे। अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो अवेयरनेस कैंपेन को डिजाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे थे हैंड वॉशिंग के हवाले से, अवेयरनेस कैंपेन में सिर्फ अपनी सेहत बचाओ और मौसमी तब्दीलियों के हवाले से इस तरह की नारेबाजी करना इंपॉर्टेंट है, या ये बताना कि आप किस तरह से अपने हाइजीन्स को मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं, और क्या क्या चीजें माहौल के साथ साथ आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो सकते हैं? जी डेफिनेटली। देखें, एक तो ये है कि हम एक अपना एक नुमाइशी तौर के ऊपर हम स्टीमर्स वगैरह लगा दें, बैनर्स वगैरह डिस्प्ले कर दें, वो एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने वाली बात है। अगर आप एक इफेक्टिव कैंपेन की बात करें तो आपको टारगेट करना होता है सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल सेक्टर्स को जी। वो बेशक रिलीजियस सेक्टर्स हो, पॉलिटिकल सेक्टर्स हो, मीडिया हो, आपने वो इन्फ्लुएंशियल लोगों को ऑन बोर्ड लेना होता है एंड द मैसेज शुड बी कैरीड फ्रॉम देयर साइड। ठीक है, वो मैसेज कैरी करें और वही कन्वे भी करें टू द कम्युनिटीज। बहुत सारे लोग होंगे जो कि अगर मस्जिद से कोई चीज़ कन्वे होगी तो वो उसको बड़ा ओन करेंगे। लाइकवाइज स्कूल्स में है, टीचर्स डिस्प्ले कर रहे होते हैं। फिर यह है कि आपको सिर्फ बताना नहीं है, जैसे आपने हैंड वॉश की बात की, कि हैंड वॉश में सिर्फ आपने बताना नहीं है कि आपने हाथ धोने हैं, आपने उसके जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि आपने किस तरह से और कितनी देर हैंड वॉश करनी है, जर्म्स को इफेक्टिवली जो है ना वो किल करने के लिए, अपने आप को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करने के लिए उसका डिस्प्ले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या तो ये है कि हम एक प्रॉपर कैंपेन रन करें पूरी प्लानिंग के साथ कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, किन किन लोगों को हम अपने साथ पार्टनर्स बनाएंगे, और फिर हम प्रोसेस क्या अडॉप्ट करेंगे और एंड रिजल्ट्स क्या हम देख रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है ना इट शुड बी डन, नॉट के बस अभी टीबी का दिन आया तो हमने टीबी का एक वॉक कर ली, हैंड वॉशिंग का डे आया तो हैंड वॉशिंग पे वॉक कर ली। इससे ज्यादा बढ़ के और कम्युनिटीज दिस इज नॉट इनफ कि आप अच्छा अभी बहुत सारी खवातीन देख रही होती हैं क्योंकि बच्चे आजकल है, तो आप अगर हैंड वॉशिंग के हवाले से आप बता रहे हैं तो वो स्टेप्स अगर आप बताएं हमारे देखने वालों को कि किस तरह से होना चाहिए, कितना
कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए हाथ जरूर आपको अपने हाथों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ताकि आपका खाना पीना मेजरली आप काम हाथों से कर रहे होते हैं, तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बता दें। देखिए, अब हैंड वॉश में अब यूजली तो ये होता है कि हम सोप लगाते हैं और हाथ मल के तो उसी टाइम ही जो है ना वो किया। अब इसमें ये है कि जर्म्स जो हैं, आपके नेल बेड्स हैं, आपके डिफरेंट क्रीजेस जो होती हैं हाथ की, इनके अंदर जर्म्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो बेसिकली तो ये है कि आप सोप लगाएं, अपने हाथों को मलें सीधे और फिर बैक साइड के ऊपर, और इसी तरह से दोनों दूसरे हाथ को, फिर आपने अपनी उंगलियों को जो है ना वो पाम के ऊपर करना होता है ताकि नेल बेड्स जो हैं वो क्लीन हो जाएं दोनों साइडों के ऊपर। फिर आपका थंब जो है, जब आप वॉश करते हैं तो आपका थंब्स जो है ये एक्चुअली अकेले रह जाते हैं ना, मतलब इनके ऊपर उस तरह से फोकस नहीं हो रहा था, उंगलियां मिल जाती हैं और आप थम्स को नहीं, तो थंब को आपने करना होता है। फिर आपकी जो क्रीजेस हैं, आपकी फिंगर की क्रीजेस हैं, आपने इनको रब करना होता है, और करके देन यू कैन एक्चुअली वॉश योर हैंड्स। इट टेक्स अबाउट 30 सेकंड टू 40 सेकंड एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आपको होता है कि 2-4 बार आपने फिंगर्स को करना है। तो इस मौसम में स्पेशली दिस इज द ओनली वे कि आप जर्म्स को अपने आप को प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर। अगर हम इसी तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर लें तो जो इतने ज्यादा गैस्ट्रो के, डायरिया के और मौसम की तब्दीली की वजह से दीगर तरह के इन्फेक्शंस आते हैं, उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं, किस हद तक बचा सकते हैं? डेफिनेटली जी, देखिए अब हम यूजुअली हम डॉक्टर्स की अगर बात करें, हेल्थ केयर सिस्टम की, तो हेल्थ केयर सिस्टम आपका अब अलाइड में जाते हैं तो ओवरबर्डन्ड है। डॉक्टर जो है वो कभी भी 200-250 मरीज नहीं देख सकता इफेक्टिवली ना, वो फोकस नहीं कर सकते। और उसमें ये होता है कि जब इतना उनके ऊपर बर्डन होता है तो कुछ ऐसे सीरियस इलनेसेस के पेशेंट होते हैं जो कि स्लिप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो तभी हम बात करते हैं कि कम्युनिटीज को पार्ट बनना चाहिए। अगर आप हैंड वॉशिंग करने लग जाएं प्रॉपर, लोग जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर लें, तो अलाइड की इमरजेंसी से आप बहुत सारे गैस्ट्रो के पेशेंट्स को ऑफ कर सकते हैं। और इसके लिए जो आई थिंक के जो सबसे इफेक्टिव प्लान ये है कि ये एक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2-4 चीजें जो बेसिक्स हैं, मेक देम अ पार्ट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम, कि आपके स्कूल में आप 5th क्लास में पास तब होंगे, ये उनका प्रैक्टिकल हो कि जब आप हैंड वॉशिंग प्रॉपर करके दिखाएंगे, दैट विल बी अ प्रैक्टिकल। आप यहीं से इनकी जो है ना वो कैरेक्टर बिल्डिंग या इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो फिर जाके ये काम बेहतर होगा। और फिर आपको हर साल, हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जो है वो कैंपेन्स रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। फिर ये है कि ये एक बिल्ट इन क्वालिटी आ जाएगी आपकी कम्युनिटी, आपके रूटीन का हिस्सा भी बन जाएगा, लोगों को भी पता होगा, लोगों की अवेयरनेस इस लेवल पे होगी कि उनको पता है किस तरह से घर में बच्चों को भी आपको ट्रेन करना है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। जिस तरह से हमने देखा गैस्ट्रो डायरिया के अलावा खसरे के बहुत ज्यादा अजादार पेशेंट्स हमें दिखाई दिए हैं, बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आजकल क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल में, कितने खसरे से के मरीज मौजूद हैं और इसके हवाले से सहूलियात का क्या इंतजाम? फैसलाबाद में रोजाना तकरीबन 2 से 3, 4, 5, 6 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। कल गुज़िश्ता रोज की जो रिपोर्ट है उसमें 12 मुश्तबा जो खसरे के मरीज हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसमें जब ये मीजल की मरीज आने शुरू हुए और मुझे एक हॉस्पिटल से रिपोर्ट मिली कि इतने बच्चे जो हैं वो फौत हो चुके हैं मीजल के हवाले से सस्पेक्टेड, क्योंकि एक टाइम लगता है, सैंपल भिजवाए जाते हैं NIH, वहाँ से फिर रिपोर्ट आती है, फिर पता चलता है, कन्फर्म होता है कि ये जो है खसरे से मुस्बित रिपोर्ट इसकी आई है। और ये जो बच्चा फौत हुआ है, जो कि मुश्तबा उस वक्त फौत हुआ था, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है, वो फिर बाद में पता चलता है, उसके लिए फिर टाइम चाहिए होता है। और जब मैंने खबर दी खसरे के वाले से तो नोटिस हुआ, DG हेल्थ ने उस खबर का नोटिस लिया और उन्होंने महकमा सेहत वालों से पूछा ये क्या मामला है। महकमा सेहत वालों ने कहा कि जी फैसलाबाद में तो कोई मौत वाक़या नहीं हुई। अब मुझे CO साहब का फ़ोन, DHO का फ़ोन, DDHO का फ़ोन, अब रात का टाइम था, वो रात 1:30-2 बजे तक मुझे फ़ोन ही करते गए, रात 10 बजे से लेकर 2-2:15 तक। तो मैंने उनके साथ रिपोर्ट शेयर की, मैंने कहा ये रिपोर्ट्स हैं अलाइड 1 की और अलाइड 2 की, और मैंने सिर्फ अभी 2 अस्पतालों की रिपोर्ट दी थी उन्हें। मैंने कहा ये 2 अस्पतालों की रिपोर्ट है, तो वो कहते हमारे पास तो कोई बच्चा रिपोर्ट नहीं हुआ खसरे से मौत का। कल फिर उन्होंने अगले दिन सुबह के टाइम विजिट किया अलाइड से, तो पता चला कि वाकई खसरे से बच्चों की मौत वाक़या हुई है। इसी तरह अलाइड 2 से उन्हें कन्फर्म हुआ कि खसरे से बच्चों की मौत वाक़या हुई है। उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर एक प्लान जो था वो खसरे के वाले से शुरू किया कि क्या इसके SOP होनी चाहिए,
किस तरह इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और अवेयरनेस। हालांकि वो चीजें तो जो पहले होनी चाहिए, जो पहले होनी चाहिए। देखिए महकमा सेहत का एक काम है, एक किरदार है, पूरा एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी बैठा हुआ है, डीजीएल बैठे हुए हैं नीचे, उनका पूरा एक ज़ाहिर बात है डॉक्टर हजरात भी। हाँ, इसमें फिर चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जब खसरे के मरीज बच्चे रिपोर्ट होने शुरू हुए, इसमें कोई इंजेक्शन का मेरे ख्याल में मसला है। इंजेक्शन लगता है जब बच्चा 9 माह का होता है तब उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। अब कुछ बच्चे वहाँ पे डॉक्टरों के बकौल के बच्चे जो है नौमलूद भी रिपोर्ट हो रहे हैं, या कोई 1 माह का, 2 माह का, 6 माह का है, या साल, 2 साल, 3 साल का बच्चा भी जो है वो खसरे से रिपोर्ट हो रहा है। तो अगर इसकी हिफाजती वैक्सीन वो कहता है अगर पहले लगा ली जाए तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो इस सिलसिले में वो कहता है हमने हुकूमत से भी रब्ता किया है कि बच्चे खसरे के रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर हुकूमत ने इसके ऊपर कोई खास इकदाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से खसरे के जो है वो बहुत ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं और अमवात भी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। हालांकि वो मुश्तबा मरीजों की हुई है, मगर उनकी जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक उसकी जो ट्रीटमेंट थी बच्चों की वो तो बतौर खसरा की गई ना डॉक्टर की जानिब से। तो अब उनकी जो मोड डिक्लेयर की गई वो भी उन्होंने खसरा के तौर पे की। अब वो जब रिपोर्ट आएगी पता चलेगा जी इतने सस्पेक्टेड थे, इतने कन्फर्म इसमें हुआ, वो तो बात की बात है। मगर खसरे ने जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, और न सिर्फ मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं बल्कि इसमें बच्चों की जो खसरे के हवाले से वो मौत भी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी तादाद में खसरे के बच्चों का, मतलब जैसे नौमलूद बच्चों की भी बात की गई, 1 माह का बच्चा, 2 माह का बच्चा, इतने केसेस आए पीछे आप क्या वजह समझते हैं? क्या ये सिर्फ एक मौसमी असरात की वजह से ये सब चीजें हैं या इसके पीछे की कोई और रीजन भी है? नहीं, इसमें मौसम का कोई अमल दखल नहीं होता जी। एक खास एज तक जो, जैसे आजाद अरबी बता रहे थे कि जो हमारा वैक्सीनेशन का प्लान होता है ये WHO का अप्रूव्ड प्लान होता है। एक खास उम्र तक जो है वो इम्यूनिटी जो है मदर की वो जो है ना वो इफेक्टिव होती है बच्चों के अंदर। अच्छा, मैं अपनी बात को कट कर रही हूँ क्योंकि वक्तों की छोटी सी ब्रेक का, हम यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जिस तरह से हम बच्चों के हवाले से स्पेशली बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल हमने देखा है कि इस मौसम में सबसे ज्यादा केसेस बच्चों के हवाले से रिपोर्ट हुए हैं, और खसरा के हवाले से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में किस तरह के ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, और जब कोई बच्चा वहाँ पे डॉक्टर साहब आता है तो क्या जो अजादार प्रॉब्लम बता रहे थे कि टेस्टिंग को लेकर लेट हो जाना, बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, एंड देन उसके बाद रिपोर्ट्स आती हैं, फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल रीजन क्या थी। तो ये तमाम सिस्टम को क्विक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिफा के अंदर का सिस्टम थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से काम करता है। देखिए, शिफा का अपना जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा एक आप कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है। जो भी हमारे पास होते हैं वी एक्चुअली ओन जो एशिया की इकलौती ट्रिपल ऑटोमेशन लैब है इस्लामाबाद में। तो अब ये है कि ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली हर जगह एक जैसी होती है, और फिर शिफा के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म इन प्लेस है कि हमने वीकली हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग इस्लामाबाद में होती है, तो उसके अंदर हमने जितने भी रिपोर्टेबल डिजीजेज के केस आते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो मीजल हो या बाकी दूसरी रिपोर्टेबल डिजीजेज हो, वो हमने वहाँ पे उनको बताना होता है, अपडेट करना होता है। नॉट ओनली कि ये डायग्नोज हुआ था, अबाउट द स्टेटस, उनकी जो हेल्थ स्टेटस अभी करंटली होगा, और जो ट्रीटमेंट उनके साथ चल रही होती है, वो कंसर्न कंसल्टेंट जो है वो एक पैनल होता है डॉक्टर्स का जिनके साथ वो डिस्कस करते हैं। और सिंस रिपोर्टेबल डिजीजेज हैं तो रिपोर्टेबल डिजीजेज में मतलब बाय नेम यू कैन से कि जी इसको हमने रिपोर्ट करना होता है टू द कंसर्न अथॉरिटीज। कुछ डिजीजेस के हमारे पास गवर्नमेंट ने डैशबोर्ड्स बनाए हुए हैं तो वहाँ पे रिपोर्ट हो जाती हैं। बाकी यह है कि वैक्सीनेशन स्टेटस जो है वो हम इंश्योर करते हैं कि वैक्सीनेशन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक वैक्सीनेशन सेंटर भी हमने बनवाया हुआ है वहाँ पे, और वैक्सीनेशन डेफिनेटली हम इंश्योर करते हैं कि प्रॉपरली बच्चा वैक्सीनेट है या नहीं है। अब जो हर चीज़ जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के या डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल के उसमें खाते में नहीं डाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी छोटे से छोटी डिजीज़ हो, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी आप कह लें कि फैली हुई डिस्पर्स किस्म की हमारी कम्युनिटीज़ हैं, शहर हैं, तो इसमें मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकें, किसी भी इशू से लड़ सकें, वो बेशक वाटर के ड्रेनेज का इशू हो, सूरेज का इशू हो, कुछ भी हो, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटीज आप करते हैं ये सारा कुछ, और कम्युनिटीज की हेल्प के बगैर और उनकी पार्टनरशिप के बगैर आप नहीं कर सकते। आई बीन अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड आई मस्ट टेल यू कि हमारी टीम्स को जो सबसे बड़ा मसला आता है वो वैक्सीनेशन के दौरान लोगों के एटीट्यूड का ही आता है, देयर कॉपरेशन।
अब ये नहीं है कि आजकल जो बच्चे खसरे से मर रहे हैं, इसमें फ्रीक्वेंट स्पेशल कैंपेन्स भी मीजल की चलाई गई हैं इसी डिस्ट्रिक्ट में। और फिर उस वैक्सीन को सिक्योर करना कि उसकी सनलाइट में एक्सपोजर ना हो, उसका जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन हो। बिल्कुल। अगर वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है और बच्चे को वैक्सीन लग गई है, हाँ, और वो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो गई है, तो अल्टीमेटली उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए आपको बाज केसेस में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके ऊपर जिनको वैक्सीनेशन हुई होती है लेकिन वो स्टिल दे आर सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। तो आई बिलीव के एट द एंड ऑफ द डे जो भी बच्चा हॉस्पिटल में आता है, बेशक वो शिफा में आए या दूसरे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में आए, तो डॉक्टर्स जो है वो डेफिनेटली दे मेक एन एफर्ट उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। डॉक्टर्स की भी आपने बात की, टीम की अपनी बात की, तो हमने अक्सर हॉस्पिटल्स में ये देखा है कि बड़ी शॉर्टेज रहती है स्टाफ के हवाले से। तो शिफा में इस तरह की कोई आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि जितना स्टाफ है हमारे पास वो इनफ है, या इसमें मजीद अभी ज़रूरत है हायरिंग की, ताकि हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकें? देखिए, इसमें दो सेक्टर्स हैं जी, दो मेन केयर में जो मेन इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला तो है कंसल्टेंट्स का, डॉक्टर्स का। तो डॉक्टर्स ने आना है, ट्रीट करना है, डायग्नोज करना है, और उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। और उनका उसके बाद रोल ये होता है कि उन्होंने प्रोग्रेस जो होती है डिजीज की उसको मॉनिटर करना होता है। जो मेन रोल है वो होता है नर्सिंग का। अगर मैं अपने शिफा की बात करूं तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर वार्ड में पेशेंट्स होगा या रूम में है, जो उनके साथ बेड्स के साथ रेशो 1:4 होती है तो वही मेंटेन है। ओके। इसी तरह से आईसीयू में अगर कोई बच्चा है या अडल्ट है जो कि वेंटिलेटर के ऊपर है, तो उसमें रेशो 1:1 होती है कि हर उसके लिए एक। और अगर आईसीयू में है और वेंट पे नहीं है तो 1:2 होती है, तो वी मेंटेन दो स्टैंडर्ड्स। अब लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या आप कह लें कि ये है कि डॉक्टर आया सुबह को, उसने राउंड किया, उसने एडवाइस कर दिया कि ये टेस्ट जरूरी हैं और अंटिल जो उनके रिजल्ट्स नहीं आते तब तक ये ट्रीटमेंट जारी रहेगी। ठीक है। अब लोगों को ये होता है कि डॉक्टर शुड बी एक्चुअली देयर, शुड प्रेजेंट देयर ऑल द टाइम। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? तो इसी तरह से नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारे यहाँ इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज भी नर्सिंग का है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी नर्सिंग की जो है वो कम है। फ्रीक्वेंट इनकी इंडक्शंस भी हो रही होती हैं, और दूसरे अभी कुवैत में, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा नर्सेस जो है ना हमारी वहाँ पे काम के लिए जा रही हैं। तो टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो बाय द टाइम आप अपने हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपनी लोगों को ट्रेन करते हैं, तो उनका जो है वो बाहर से किसी जगह से उनको ऑफर आ जाती है, इट्स टाइम फॉर देम टू लीव। तो फिर नया स्टाफ आता है, फिर आप उनको ट्रेन करना पड़ता है, फिर जीरो से काम स्टार्ट करना पड़ता है, ग्रेजुअली ये सिस्टम चलता रहता है। तो अभी डॉक्टर्स की शॉर्टेज, तो मैं अगर अलाइड जो है फैसलाबाद का सबसे बड़ा, हमारे एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी नहीं होती। बस ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर ने एक स्पेशल टाइम तक होना है वहां पे। और जो शायद थोड़ी कमजोरी हमारे डॉक्टर्स के एंड के ऊपर वो ये है कि हम चेकअप करते हैं पेशेंट का, हम एडवाइस कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन हम कम्युनिकेट उस तरह से उसकी फैमिली के साथ नहीं करते। बिल्कुल। हमारे यहाँ वही पहले वाली बात आ गई कि कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं। बैरियर्स को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सेहत के हवाले से फैसलाबाद में हॉस्पिटल्स में किस तरह की सहूलियात है, और मरीजों को आए रोज बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ्रीक्वेंटली एक सिलसिला चलता रहता है। तो क्या कभी अज़ादर ऐसा होगा कि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, मरीजों की तादाद भी कम होगी, डॉक्टर्स की कमी भी महसूस नहीं होगी, अद्वियात की कमी महसूस नहीं होगी, और तमाम सिलसिला अच्छे से चल जाएगा? देखें जी, एक उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद ही की जा सकती है। तो ये 2 अगस्त को ना एक लेटर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने जारी किया, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, एक लाइन उसकी थी कि सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अहकाम जारी किए गए हैं कि जितने भी मरीज़ बुखार में आ रहे हैं तो उनके डेंगू टेस्ट जो है वो जरूर किए जाए, क्योंकि टेम्परेचर तब्दील हो चुका है जी। तो अब उनका ये कहना है कि जी बुखार में जितने भी मरीज आ रहे हैं, कोई एक हॉस्पिटल भी जो है वो डेंगू के SOP को फॉलो नहीं कर रहा। वहाँ पे मरीज अगर बुखार से आ रहे हैं तो उनके डेंगू टेस्ट नहीं किए जा रहे। ना सिर्फ जो सरकारी हैं बल्कि इसी तरह जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ राब्ता वगैरह महकमा सेहत का नहीं है, और वहाँ पे भी जो मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं
तो उनके भी डेंगू के टेस्ट जो है वो बुखार में नहीं किए जा रहे। हालांकि हुकूमत की जानब से अहकाम जारी किए गए हैं कि डेंगू के ऊपर ज़ाहिर बात है फोकस किया जाता है बहुत ज़्यादा, और हुकूमत एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो डेंगू की मद में खर्च करती है आवाम के ऊपर, ताकि आवाम को कातिल मच्छर से बचाया जा सके। और दूसरी जानिब जो है वो नाअहली देखी गई है कि अस्पतालों में अगर कोई मरीज आ रहे हैं बुखार की हालत में, ज़ाहिर बात है जब टेस्ट होंगे तो फिर पता चलेगा कि ये डेंगू है या नहीं है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक भी वो कहते हैं कि जो डेंगू की इब्तदाई वो तशखीस के हवाले से कि ये डेंगू के हवाले से मर्द हैं, जैसे जिस्म का दुखना या उल्टी वगैरह आ जाना या इस समय दिगर जो इसके अमराज हैं डेंगू के हवाले से, तो उनके जो है वो टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे। हालांकि इब्तदाई मालूमात को देखते हुए या जो इब्तदाई होती है तो उसको देखते हुए डेंगू के टेस्ट फौरी करवा लेने चाहिए, मगर डॉक्टरों की जानब से डेंगू टेस्ट जो है वो तजवीज़ करके नहीं दिए जा रहे, मरीजों के डेंगू टेस्ट नहीं किए जा रहे। इस पर हुकूमत ने अब फिर एक दफ़ा 2 अगस्त को लेटर जारी किया और अहकाम जारी किए गए कि जितने भी मरीज बुखार की हालत में सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में रिपोर्ट होते हैं तो उनके डेंगू टेस्ट जो है वो लाजमी करवाए जाए, ताकि अगर कहीं डेंगू का मरीज़ कोई है तो एक तो उसकी तस्दीक हो सके, और दूसरा क्योंकि जब कोई डेंगू का मरीज़ कन्फर्म होता है तो उसके घर या इलाके में 49 के करीब गालबन घर होते हैं। अब इसकी तादाद मेरे ख्याल में बढ़ाई गई है, 72 के करीब कर दी गई है। तो उसके घर और इलाके में बाकायदा तौर पर सर्विलेंस की जाती है, टीमें जाती हैं। अगर कहीं पे कोई मच्छर इस तरह का डेंगू मच्छर मौजूद है तो उसे जो है वो टेक्निकल तौर पर ख़त्म किया जा सके। जब मरीजों के टेस्ट नहीं होंगे तो मरीजों को कैसे पता चलेगा कि हमारे जो है वो डेंगू पॉजिटिव है हम, और उनकी जो ट्रीटमेंट है वो डेंगू के हवाले से होनी चाहिए। और ये तो वो केस हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गली मोहल्लों में मौजूद जो अताई है या हमारे छोटे छोटे वहाँ पे डिस्पेंसर LHV या इसमें दिगर अफराद वहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि एक महकमा सेहत के दफ्तर में एक चौकीदार ड्यूटी को फराज अंजाम देता है, वो शाम के टाइम जाके प्रैक्टिस करता है अपने घर, और बैठक में उसे बाकायदा तौर पर क्लिनिक बनाया हुआ है। शाम सुबह के टाइम वो चौकीदार है महकमा सेहत का, और शाम के टाइम वो प्रैक्टिस करता है। अब उसके पास कोई बुखार की हालत में आ गया, उसे क्या पता कि ये डेंगू है। और इसी तरह एक माली साहब हैं महकमा सेहत में, वो भी शाम के टाइम क्लिनिक करते हैं। और भी कई मुलाजमीन होंगे इस तरह की बहुत सारे हमारे पास हमारे एग्जिस्ट करती हैं स्टोरीज के। आप हॉस्पिटल में वहीं पर आप स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, देन शाम में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा खतरनाक है, लोगों की जिंदगियों के साथ आप खेल रहे हैं। डेफिनेटली जी, देखिए इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती तो अल्लाह पाक ने कोई उसको नेमत नहीं दी। और ये ऐसा नहीं है कि कार का कोई चीज़ ख़राब हो गई है, अगर यहीं से मैंने इसका कोई नट वगैरह कसवा लिया नहीं हुआ तो मैं अगली जगह चला जाऊंगा। आप एक जो प्रोवाइडर है उसकी एक गलती जो है इट कैन टेक समवन्स लाइफ। और वो आप ये सोचें कि वो बंदा जो है किसी की गलती की वजह से अगर उसको कुछ हो जाता है तो ही और शी इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड। मतलब उसके साथ उसके इमीडिएटली जो फैमिली है, उसके रिलेशंस हैं, वो सारे सफ़र करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अब इसमें मैं बेसिकली आई एम द एडवोकेट ऑफ कम्युनिटीज इन दिस केस। आई मस्ट से कि देखें हमारा कुछ ना बड़े एक हमें वी नीड अ सीरियस पॉलिसी चेंज इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। एक बंदा जो है वो मेरी तनख्वाह अगर लेते कि दिन का मैं 1500 रुपये कमा रहा हूँ, जो कि बहुत कम लोग हैं, तो मैं कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं घर पे आऊं और मेरा बच्चा बीमार हो और उसको मैं एक स्पेशलिस्ट के पास लेके चला जाऊं जिसकी फीस जो है वो 1000 रुपया हो, जो 2, 4, 5 हज़ार के टेस्ट कर ले। तो इस पे डेफिनेटली वो फिर उनके पास एक ऑप्शन ये होती है कि वो 100, 150, 200 रुपया दे के किसी अताई के पास जाते हैं और वो उनको इंजेक्शन भी दे देता है। तो इस पे मुझे वो एक मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक लाइन याद आ गई कि वो लिखते हैं कि मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि हमारे मुआशरे में लोग टाइफाइड, खसरा और दूसरी मुजी जो अमराज हैं उनका इलाज जो है तवीज़ गंडा से करवाते हैं। हैरत मुझे इस बात पे है कि वो ठीक कैसे हो जाते हैं। तो सिंस आई बिलीव कि अल्लाह पाक नोज के इनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो अल्टीमेटली ही इज द वन हु क्योर्स। शिफा तो उसकी तरफ से आती है। तो लेकिन ये है कि इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट माय फेलो डॉक्टर्स, मेरे कोलीग्स हैं, कि हर एक को जिस तरह के हालात हैं
बिल्कुल। लोगों को कम से कम हर बंदे को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं 5 मरीज जो डिजर्विंग होंगे मैं डेली के फ्री चेक करूंगा। और ये अगर सिलसिला शुरू हो जाएगा तो बहुत हद तक हम लोगों को और अपने फेलोज को एक दूसरे के साथ आसानियां पैदा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, अब दोनों मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा बने और जितने भी देखने वाले अपनी सेहत के हवाले से खुदारा कभी भी रिस्क मत लीजिए और अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटल। सेहत के हवाले से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आजकल हमने देखा है कि मौसम जैसे चेंज होता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लोगों में बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं और हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। और उसके साथ ही साथ एक मसला और भी आता है मेडिसिन के हवाले से अगर हम देखें तो अद्वियात की अदम दस्तियाबी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इस तमाम सूरत हाल में किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं? हमारे यहाँ सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हमें कोई मसला हो जाता है तो हम पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले घर के अंदर डॉक्टर बन जाते हैं। सेल्फ मेडिकेशन क्या वाकई एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो उसको किस तरह से लेना चाहिए? और भी सेहत के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, फार्मेसीज के हवाले से भी हम बहुत सारी बात करेंगे कि किस तरह की मेडिसिन होनी चाहिए, क्या उसका इस्तेमाल होना चाहिए और किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सबात बसुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोनों खैरियत से हैं? मौसम, सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे मैंने कहा है कि हमें कोई भी मसला होता है तो हम सबसे पहले घर में खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो क्या ये सेल्फ मेडिकेशन ये एग्जिस्ट करती है मेडिकल के टर्म में? मेडिकल में इसका क्या आप क्या समझते हैं, इसकी कितनी एग्जिस्टेंस है? सेल्फ मेडिकेशन जो टर्म है एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि आपको जो डिजीज़ है वो किस नौइयत की है। अब एक पेशेंट जो हिस्ट्री है, जैसे उसका सर दर्द है या बुखार है, और हमारी सोसाइटी में ये बहुत आम है कि आप उसको सेल्फ मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेडिकली है सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी मच डेंजरस। इससे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी मुस्नद जो डॉक्टर है उससे एडवाइस लेनी चाहिए ताकि वो सही जो आपकी बीमारी की तशखीस है वो कर सके और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है वो एडवाइस करे। बिल्कुल ठीक है। सब इसी वाले से आपसे भी जानूंगी कि आप इस टर्म को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि मरीजों को सेल्फ मेडिकेशन पे जाना चाहिए या पहले ही आके इनिशियली उनको डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में सेल्फ मेडिकेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कौन सी डिजीज़ है। जैसे कि समटाइम्स हमें सर दर्द हो रहा है लेकिन हमें नहीं पता कि वो सर दर्द क्यों हो रहा है। मोस्टली जैसे अल्सर है तो अल्सर में मोस्टली पेशेंट्स को सर दर्द होता है और अगर वो सर दर्द की मेडिसिन खा लें, एनाल्जेसिक्स खा लें, तो हो सकता है इससे उनका अल्सर वर्सन हो सकता है। तो इस वजह से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, आपको पहले अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर हम मेडिकल के हवाले से देखते हैं तो आप क्योंकि हम आप ड्रग कंट्रोलर भी हैं, तो फार्मेसी सर्विसेज क्या हैं और इसको किस तरह से आप समझते हैं, देखते हैं? लोगों के अंदर क्या आप ये भी देखते हैं कि इसकी अवेयरनेस है या फिर हर कोई बस फार्मेसी खोल के और उस पर अद्वियात को बेचने लग जाता है? तो उस बंदे को समझते हैं हम जाके अक्सर ये भी पूछ रहे होते हैं कि मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाओ, फार्मेसी वाले के पास चले जाओ और जाके उससे प्रिस्क्रिप्शन ले लो कि हमें ये बीमारी है तो हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। ये प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा आप समझते हैं गलत है या सही है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने फार्मेसी सर्विसेज के हवाले से। बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं ये समझता हूँ कि जो फार्मेसी सर्विसेज हैं वो हर रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, इंस्टीट्यूशन, क्लिनिक या व्हाट्सएवर जो हॉस्पिटल है उसमें उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्रग एक्ट 1976 और ड्रैप एक्ट 2012 के सेक्शन 2 और क्लास इसकी 26 के मुताबिक फार्मासिस्ट इस चीज़ का बाउंड होता है कि वो अपनी जहाँ वो अपनी विसिनिटी में या जहाँ उसकी जॉब है वो फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड करे। फार्मेसी सर्विसेज में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें मतलब मैं आपको उसकी थोड़ी सी अगर डिटेल बताना चाहूँ तो उसमें सबसे पहले आ जाता है फार्मेको इकोनॉमिक्स, उसके बाद पैथोलॉजी आता है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केयर सिलेक्शन है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है और काउंसलिंग है और उसके बाद है डिस्पेंसिंग। ये वो 6 बेसिक्स फार्मेसी सर्विसेज के सब डिवीजन्स हैं जो कि बीइंग अ फार्मासिस्ट उसको करनी चाहिए। अब इनके आगे ये क्या चीज़ें हैं ये फार्मासिस्ट जो है वो बेहतर तौर पर जानता है कि वो ये कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो किसी फार्मेसी पे हो, चाहे वो किसी
क्लिनिक पे हो चाहे या हॉस्पिटल में हो। और मैं समझता हूँ कि जो अभी हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का बहुत हद तक फुकदान है। अब तो पहले तो ये था कि फार्मासिस्ट बहुत थोड़े थे, लेकिन अब तो लार्ज नंबर ऑफ फार्मासिस्ट हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं और वो बड़े एनर्जेटिक किस्म के हैं ताकि वो अपना रोल सही तौर पर प्रोफेशनल तरीके से अदा कर सकें। अच्छा, आपने बताया कि इसके आगे भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, देन वो कंटिन्यू करती हैं, तो फार्मास्यूटिकल केयर सिलेक्शन ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से, और लोगों में वाकई नॉलेज की बड़ी कमी है, कभी हम रिसर्च करने की भी खुद कोशिश नहीं करते हैं, कभी आपकी अवेलेबिलिटी है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस हवाले से बताएं। ये फार्मेसी सर्विसेज का पहला जो है अहम जो है कंपोनेंट है फार्मास्यूटिकल केयर सिलेक्शन। इसमें होता क्या है कि जब भी एक पेशेंट को डॉक्टर तशखीस करता है डिजीज़ के बारे में, तो फार्मासिस्ट का काम है कि उसकी मेडिसिन है या जो ड्रग है उसकी सिलेक्शन की जाए कि वो किस हिसाब से करनी है, कौन सी जनरेशन देनी है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या एंटीबायोटिक कौन सा करना है। मींस के मेडिसिन की जो सिलेक्शन है वो फार्मासिस्ट का काम है। और फार्मास्यूटिकल केयर सिलेक्शन में यही काम फार्मासिस्ट अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में या फार्मेसी पे इंजाम देता है कि मरीज़ की बीमारी के हिसाब से जो उसको मेडिसिन दी गई है वो आया देखे कि वो उसकी डिजीज़ के मुतल्लिक है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सबा, हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो ऑब्वियसली एक उस तरह के फेज से गुजरा था, ऑलरेडी बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत सी चीज़ों से घबराता है, हर मरीज के अंदर इतनी करेज नहीं होती कि वो अपनी बीमारी को उस तरह से एक्सेप्ट कर सके, तो बहुत सारे आप मेंटल तौर पर भी डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली तो होते ही हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में किसी भी पेशेंट को काउंसिल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मरीजों की काउंसलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालती है? जी बिल्कुल, फार्मासिस्ट का काम ही काउंसलिंग है। एक्चुअल में फार्मासिस्ट का सबसे पहला काम यही है कि जो उसका पेशेंट है वो उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाए, उसके साथ एक पेशेंट और फार्मासिस्ट का रिलेशनशिप करे। उसमें सबसे पहले ये है कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाए पेशेंट को, अपने बारे में बताए, फिर वो पेशेंट की जो है हिस्ट्री, जो भी उसकी बीमारी के रिलेटेड है उसके बारे में जाने, फिर उसकी जो भी है कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। उसके बाद वो उसकी मेडिसिन देखे कि उसकी कौन सी मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन वो खा रहा है, उसके बारे में वो उससे पूछे। अगर जैसे कि हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनको नहीं समझ आती ना कि कौन सी मेडिसिन किस वक्त कैसे लेनी है, तो वो उनको उनकी लैंग्वेज में बताए, लिख के बताए, ऑरली बताना। ये सारा फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो पेशेंट को गाइड करे कि अगर उसने ये मेडिसिन है तो ये किस टाइम पे लेनी है, किस चीज़ के साथ लेनी है। अगर समटाइम्स कुछ मेडिसिन हैं हम वैसे ही दूध के साथ ले लेते हैं, लेकिन वो दूध के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, बॉडी में जाके वो कम्प्लेक्स बना लेती हैं और उसका कोई खास असर नहीं होता हमारी बॉडी पे। तो हमने पेशेंट को ये बताना होता है कि आपने ये मेडिसिन फ्रूट के साथ लेनी है, ये जूस के साथ लेनी है, ये पानी के साथ लेनी है। ये सारा पेशेंट का फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो पेशेंट को गाइड करे इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आजकल तो ऑनलाइन का भी बड़ा रुझान है, तो क्या ये प्रैक्टिसेस आप लोग भी करते हो, फार्मासिस्ट भी करते हैं कि अपने पेशेंट के साथ आप इन टच रहते हो और ऑनलाइन कंसल्टेंसी और जिस तरह से उनको काउंसलिंग वगैरह करना, सभा ने बड़ा डिटेल में बताया कि अगर 1-on-1 फेस टू फेस नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन क्या इसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? बिल्कुल, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं या हॉस्पिटल्स हैं या अच्छे लेवल की जो चेन फार्मेसीज हैं वहाँ पे ये अवेलेबिलिटी है कि वहाँ फार्मासिस्ट जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग कर सके। इसके लिए बाकायदा उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है ताकि जो अपने वो फार्मासिस्ट है अपना प्रोफेशनल रोल बेहतर तरीके से अदा कर सके। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, इसी तरह जो मेडिकल का शोबा है उसमें भी काफ़ी एनहांसमेंट आ गई हुई है। तो अब तो वर्चुअल फार्मेसी भी बन रही हैं जो कि ऑनलाइन ही आप ऑर्डर देते हैं और ऑनलाइन ही जो है आपको मेडिसिन जो है वो घर पे अवेलेबल हो जाती है। और ये सारा काम जो होता है वो फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी में होता है। अच्छा, ये चीज़ चेक करना लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वेबसाइट या कौन सी साइट ऑथेंटिक है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि अभी ये बहुत ट्रेंड बढ़ रहा है कि लोग ऑनलाइन ही देखते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वहीं से मेडिसिन आ जाती हैं। तो इस तरह की तमाम सूरत हाल में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फेक पेजेस, फेक वेबसाइट्स भी होते हैं और लोगों के साथ सिर्फ वो एक अपना बिजनेस जनरेट करने के लिए, आप अपनी इनकम जनरेट करने के लिए उनके साथ आप इस तरह का कारोबार भी करते हैं, 2 नंबर जिसको कारोबार बोलते हैं हम इस तरह से। तो उससे लोग कैसे बच सकते हैं? क्या ऑथेंटिसिटी के कोई साइंस जो आप बताना चाहें? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि जो भी वर्चुअल फार्मेसी होगी उसका लाइसेंस
एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। एक दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लाइसेंस को डिस्प्ले किया जाता है, ड्रग सेल लाइसेंस को। ठीक हो गया। वो लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर वो लाइसेंस नंबर या उन्होंने अपना लाइसेंस वहाँ लगाया हुआ है तो इट मीन्स कि ये ऑथराइज्ड है और वो वहाँ बड़े एतमाद से जो है सेल परचेज कर सकते हैं। बाकी रही बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कई फेक पेजेस भी हैं, फेक वेबसाइट्स भी हैं जो हर तरह की मेडिसिन या थेरापेटिक गुड्स जो हैं वो लोगों को ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए। तो जो हमारा रेगुलेटरी विंग है वो इस मामले में भी चेक एंड बैलेंस रखता है और केसेस इनिशिएट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एफआईए की भी मदद ली जाती है। और मेरे कुछ अपने ऐसे केसेस भी हैं जो कि ऑनलाइन सेल कर रहे थे और वो प्रोहिबिटेड मेडिसिन थी। बिल्कुल। तो फिर वो हमने विद द हेल्प ऑफ पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनसे हेल्प आउट लिया और वो पेजेस हमने बंद करवाए। तो ये इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये अभी लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की आएगी, टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है कि कौन सी वेबसाइट्स ऑथेंटिक है और कौन सी फेक है। अच्छा, हमारी बॉडी हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना तो उसकी एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी इतनी यूज्ड हो जाती है कि शायद उसका असर होना ख़त्म हो जाता है। तो क्या मेडिसिन के साथ भी ऐसे ही है कि अगर आप मेडिसिन की एक मखसूस मिकदार लेते रहते हैं लंबे अरसे तक, तो वो आपकी बॉडी पर उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करती? टाइम टू टाइम आपको अपनी रिकवरी के साथ साथ मेडिसिन को चेंज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बॉडी है वो इम्यून हो जाती है। जो मेडिसिन की डोज है, पहले वो इनिशियल डोज जो लेता है उससे इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स इन द लॉन्ग रन मेडिसिन खाते हैं उनको जो इनिशियल डोज है समटाइम्स उससे इफेक्ट नहीं आ रहा होता। तो फिर वो डॉक्टर से जो है वो एडवाइस करके अपनी या तो डोज की जो मिकदार है वो बढ़ाते हैं या सिलेक्शन जो है फार्मास्यूटिकल केयर सिलेक्शन जो मैंने आपसे कहा है कि मेडिसिन चेंज करते हैं ताकि थेरेपी चेंज कर दी जाए और जो पेशेंट को जो है वो एफिकेसी आना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और सबा, आप क्या समझती हैं कि इतना लॉन्ग टर्म मेडिसिन को यूज़ करना भी क्या ह्यूमन बॉडी के लिए सही रहता है? क्योंकि अक्सर हमने लोग देखा है कि अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही या किसी भी तरह के कोई ब्लड प्रेशर का मसला कुछ भी है तो आप उसके डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना अपनी मेडिसिन यूज़ करते रहते हो। बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे भी पेशेंट्स अपने भी देखे हैं इन रियल लाइफ कि आपका डॉक्टर आपको मना भी करता है कि बस आपको ये मेडिकेशन अब नहीं करनी है या ये मेडिसिन नहीं लेनी है, लेकिन आप खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए या खुद समझते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम अभी भी फील हो रहा है, तो आप उस मेडिसिन को एक तो कंटिन्यू रखते हो, उसमें आपकी मेंटल हेल्थ का और आपके फिजिकल हेल्थ का आपस में बैलेंस रहना भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? जी बिल्कुल। जो कुछ लोग हैं मेडिसिन, जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन की बात की, खुद से मेडिसिन देते रहते हैं जबकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की हुई, तो उसके ऑब्वियसली बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो हम कोई भी मेडिसिन ले, वो बेशक बेनिफिशियल होती है बॉडी के लिए, लेकिन उसके बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स तो होते ही होते हैं। लेकिन अगर हम एक मेडिसिन है जिसके ओवरडोज कर रहे हैं तो उसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। लिवर पे इफेक्ट आ सकता है, किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। अब जैसे कि कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि आर्थराइटिस की मेडिसिन है, मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन है, उसकी डोज वीकली 5 mg है, और अगर वो पेशेंट उसके ओवरडोज करता है तो उसके वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और ओवर ब्लड के लॉस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। आपको डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अक्सर तो आजकल तो हमारी अद्वियात की शॉर्टेज भी बड़ी रहती है कि प्रिस्क्रिप्शन जो की जाती हैं अद्वियात, वो या तो आपको हॉस्पिटल में फार्मेसी से मिलती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आजकल कितना लोग फेस कर रहे हैं और एज फार्मासिस्ट आपको इस चीज़ को कितना ज़्यादा, आपकी प्रैक्टिस में कितनी ज़्यादा उसमें हर्डल्स आ रही हैं? अच्छा, जो मेडिसिन की शॉर्टेज का ताल्लुक है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से शॉर्ट हैं, कुछ जो हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स को ये काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा, लेकिन इसका अल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है, क्योंकि एक मेडिसिन के कई अल्टरनेटिव ब्रांड्स होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी की एक जैसे कि आदत बन चुकी हुई है कि जो पेशेंट कहता है कि जी ये ब्लू कलर की टैबलेट है, मुझे इसी से ही आराम आता है, हालांकि ये उसकी एक साइकी है। उसका अल्टरनेट कई ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब हमारी जो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो यही पेशेंट काउंसलिंग में करता है, मरीज को समझाने की कोशिश करता है कि ये भी वही चीज़ है और इसका भी उतना ही इफेक्ट है जो वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है।
तो हमारी कोशिश है कि लोग अल्टरनेटिव ब्रांड्स पे भी जाएं ताकि जो ये शॉर्टेज का मसला है कम से कम आए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक फार्मासिस्ट दूसरी कंपनी की मेडिसिन भी दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ को और भी एडिशन कर सकूं कि बाज़ डॉक्टर्स जो हैं वो जब कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो समटाइम्स वो ये होता है कि एक्सपेंसिव होती हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, तो फार्मासिस्ट एक ये भी रोल है कि वो जो मेडिसिन है पेशेंट के जो लाइफस्टाइल है उसके हवाले से अरसे नौ तरतीब दे। इसको हम कहते हैं फार्मेको इकोनॉमिक्स। अब एक ब्रांड की वही मेडिसिन जो है आपको फर्ज करें 100 रुपये में मिल रही है और दूसरे ब्रांड की मेडिसिन वो जो है आपको 50 रुपीज़ या फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ में मिल रही है, तो फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को बेहतर तरीके से गाइड करता है कि भी इसकी भी इतनी ही एफिकेसी है जितनी उसकी एफिकेसी है। इसमें पेशेंट का भी फायदा है कि वो मतलब कम कीमत वाली मेडिसिन ले ले ताकि उसको भी कोई फायदा मिल सके। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट को सबसे पहले पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको ज़रूर ज़हन में रखना होगा। कोई ऐसी मेडिसिन जो कि मतलब जिसका सब स्टैंडर्ड हो या जिसकी एफिकेसी ना हो पेशेंट को एडवाइस ना करें। अच्छा, ये भी एक बहुत बार हमने देखा है कि लोग फार्मेसीज ओपन कर लेते हैं लेकिन उसमें फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को लोग कैसे मेक श्योर करेंगे कि फार्मेसी पे खड़ा बंदा एक्चुअल फार्मासिस्ट है? ये मैं आपसे ज़रूर जानूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फार्मासिस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इसका कितना एग्जिस्टेंस है हमारी सोसाइटी में, कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी हेल्थ के हवाले से। और अगर हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है उस हवाले से भी आप बताइएगा और इसका हॉस्पिटल्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी फार्मेसी सर्विसेज का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और बीइंग फार्मासिस्ट वो अपने पैरामेडिकल स्टाफ को या जो अपना जो भी उसका असिस्टेंस है उसको इन राइटिंग या वर्बल, वैसे बेहतर ये है कि वो इन राइटिंग जो है इंस्ट्रक्शंस लिख के दे कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ड्रग का क्या होना चाहिए। अच्छा, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट मतलब चाइल्ड है या ओल्ड एज है उसको मतलब अगर ओरली जो है मेडिसिन देना मुश्किल है तो आप उसको सिरप पे ले जाएं, जैसे बच्चों को आमतौर पे इसीलिए सिरप दिया जाता है। मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेडिसिन का वो सही तरह पे डिफाइन करना वो फार्मासिस्ट का काम है कि मेडिसिन जो है मरीज को किस तरह खिलानी चाहिए और कौन सा कन्वीनियंट वे है जो जिसमें मरीज को भी आसानी हो सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे यहाँ फार्मेसिस्ट तो बहुत सारी हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे मौजूद बंदा जो है वो फार्मासिस्ट है या नहीं है, तो ये बड़ी चीज़ होती है। और हमारे यहाँ अगर फैसलाबाद में देखा जाए या ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए तो इस तरह की कितनी फार्मेसीज आपको लगता है मौजूद हैं कि जिसमें फार्मेसी तो है लेकिन फार्मासिस्ट नहीं है? अच्छा मिस, ये जो सवाल है ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि कौन सी ऐसी फार्मेसी है जहाँ पे मतलब लोगों को पता लग सके कि फार्मासिस्ट है। जितनी भी अच्छी फार्मेसीज हैं, चेन फार्मेसीज हैं, वहाँ फार्मासिस्ट लाजमी मौजूद होता है। जो ड्रग से लाइसेंस है बेसिकली वो 3 तरह का होता है। उसमें एक कहते हैं 9 नंबर वो फार्मेसी को इशू किया जाता है और वो सिर्फ फार्मासिस्ट को ही इशू किया जाता है। दूसरे नंबर पे 10 नंबर है लाइसेंस, वो मेडिकल स्टोर का होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल स्टोर एंड फार्मेसी। वो फार्मासिस्ट को नहीं मिलता, वो उसमें डिस्पेंसर भी आ जाता है या बी कैटेगरी होल्डर भी आ जाता है। थर्ड टाइप जो लाइसेंस की है वो है 11 नंबर, 11 फॉर्म होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होता है और वो भी सिर्फ फार्मासिस्ट को ही इशू किया जाता है। अच्छा, जितनी अच्छी फार्मेसीज हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट का एक अलहदा काउंटर बना होता है और ऊपर बाकायदा उसका मेंशन किया जाता है कि फार्मासिस्ट। और अब तो ये बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग बाकायदा जाके कंसल्ट करते हैं फार्मेसी से कि आया ये हमारी मेडिसिन ठीक है और जो हम ले रहे हैं ये ब्रांड्स ठीक हैं या इसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव ब्रांड है तो वो हमें एडवाइस किया जाए। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है, फार्मासिस्ट से काउंसलिंग का जो रुझान है पेशेंट्स का या जो आम पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने अब कई मतलब फार्मासिस्ट से हमारा इंटरेक्शन रहता है, मतलब फार्मासिस्ट खुद आके बताते हैं कि लोग आके पूछते हैं कि जी फार्मासिस्ट कहाँ है, हमने उससे ये चीज़ डिस्कस करनी है। तो अभी मैं ये तो नहीं कहता कि 100% है, लेकिन जो हमारा रेगुलेशन विंग है वो भी इस पर काम कर रहा है ताकि फार्मासिस्ट की जो अवेलेबिलिटी है
उसको इंश्योर किया जाए और एक बेहतर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो आवाम को प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, इस हवाले में अवेयरनेस कैंपेन्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, तो मैं हमेशा से मेरी कोशिश होती है जिस सेक्टर से भी कोई हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव आते हैं मैं ज़रूर पूछूं कि सोशल मीडिया उनके काम में कितनी ज़्यादा आसानी पैदा करता है और लोगों तक चीज़ों को एक्यूरेट अंदाज में पहुँचाना कितना ज़्यादा ईजी हो गया है। तो क्या फार्मासिस्ट के लिए भी या फार्मासिस्ट ड्रम्स के लिए, इस पूरी फील्ड के लिए सोशल मीडिया किसी तरह से हेल्पफुल हो रहा है? और लोगों के अंदर, जैसे आपने कहा है कि अब अवेयरनेस आ रही है, तो वो किस हद तक मजीद उस पर काम करने की जरूरत है? इस हवाले से कोई अगर आपके प्लान्स नहीं है तो वो भी मैं जरूर चाहूंगी आप अच्छा, थोड़ा अवेयरनेस के हवाले से मतलब शुरू से ही कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं, उसके अलावा सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, सिंपोजियम कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आम पब्लिक को फार्मासिस्ट और फार्मेसी सर्विसेज जो हैं, मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए पाकिस्तान में फार्मेसी सर्विसेज, तो हम जो है एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम के साथ आगे मूव कर सकते हैं। और जो अभी टाइम जा रहा है उसमें डॉक्टर के साथ साथ फार्मासिस्ट का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पैरामेडिकल स्टाफ का एक हॉस्पिटल में, क्लिनिक में और या किसी भी इंस्टीट्यूशन में होना ज़रूरी है। जो अवेयरनेस है उसमें जो मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस भी बने हुए हैं जहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ फार्मासिस्ट ऐड होते हैं और बाकायदा उस पर लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि अच्छे और मुस्तनद फार्मेसी से फार्मासिस्ट की मौजूदगी में मेडिसिन परचेज़ की जाए। और इसके अलावा जो अच्छी फार्मेसीज़ हैं उन्होंने बाकायदा अपने जो बैग्स हैं, डिलीवरी बैग्स हैं, उनके ऊपर भी लिख के लगवाया हुआ है कि जी फार्मासिस्ट की मौजूदगी, फार्मासिस्ट इज़ अवेलेबल है। तो लोगों में भी अब ये एक ट्रेंड आ रहा है कि लोग पहले ही जाके फार्मेसी पे पूछते हैं कि फार्मासिस्ट कहाँ है और वो उनको मतलब वो सेटिस्फाइड होते हैं आफ्टर द जब वो फार्मासिस्ट से काउंसलिंग कर लेते हैं। तो आगे जो हम ये चाह रहे हैं कि ये हर जो है ना फार्मेसी पे फार्मासिस्ट इंश्योर किया जाए, मतलब ये 100% अवेलेबिलिटी हो, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जो फार्मासिस्ट को ही सिर्फ फार्मेसी का लाइसेंस मिला जाए। हाँ। अब तो कई ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो फार्मेसी करके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो इससे भी एक अच्छा इमेज गया है, एक अच्छा इससे इकोनॉमिकली भी हम देखते हैं कि अच्छा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है सबा कि उसमें भी हम हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, क्या फार्मासिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है खुद से या फिर उसके लिए डॉक्टर के पास ही पेशेंट को जाना चाहिए? फार्मासिस्ट खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है जिसमें हमारी एनाल्जेसिक्स आ जाती हैं, मल्टीविटामिन्स आ जाती हैं, कुछ पेन किलर्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं या फिर हमारे पास नारकोटिक्स हैं, ये वाली मेडिसिन फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। और इवन अगर कोई पेशेंट आपके पास आता भी है ये मेडिसिन लेने, तो आप उसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं दे सकते। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन है हम सिर्फ वो ही दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसमें ये भी है कि लोगों का, लेकिन उसमें काउंसलिंग आप कर सकते हो कि उनके पास जो मेडिसिन के लिए उनके पास सजेशंस मौजूद है उसमें क्या बेहतर वो इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन वो किस तरह से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर उसको चेंज करना हो। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी, वो जैसे हम पहले भी मेडिसिन की शॉर्टेज की बात कर रहे थे, ये भी आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, तो लोगों के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो फार्मासिस्ट है विद द हेल्प ऑफ जो आजकल तो हर घर में वो वाइटल्स साइन जो हैं उनको मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे शुगर को मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोमीटर है और ब्लड प्रेशर के लिए बीपी ऑपरेटर्स है, थर्मामीटर है और इस तरह के मतलब डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो फार्मासिस्ट जो है रिगार्डिंग जो भी बात आप कर रहे थे कि मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है, जो ये बेसिक वाइटल्स हैं उनको मॉनिटर करके जो है वो भी पेशेंट को काउंसिल कर सकता है कि उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की थी कि मल्टी वाइटामिन्स के हवाले से और इस तरह से भी फार्मासिस्ट जो है वो सजेस्ट कर सकता है। तो आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हमें मेडिकेटेड कहते हैं कि स्किन केयर आप कर सकते हो, विटामिन सी है, विटामिन डी सीरम है, आप ये लगाएं, आप वो लगाएं। तो क्या स्किन केयर के हवाले से भी फार्मासिस्ट आपको हेल्प आउट कर सकते हैं या वो डोमेन सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट की है? नहीं, देखिए फार्मासिस्ट का रोल, वेयर देयर इज अ मेडिकेशन देयर इज अ ड्रग देयर विल बी अ फार्मासिस्ट। जहां भी ड्रग होगी वहां फार्मासिस्ट का रोल होगा, चाहे वो स्किन की है या व्हाटसोएवर। अच्छा, फार्मासिस्ट जो है वो स्किन केयर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? मुझे लगता है खवातीन को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हम वापस आएंगे और डिटेल में अपना आंसर लेंगे, लेकिन विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं बात कर रही थी खवातीन के हवाले से बड़ा उनका एक फोकस आजकल रहता है स्किन केयर के हवाले से कि जो आप खाने पे हमारा कम फोकस होता है, हम ये नहीं देखते हैं कि हम नेचुरल चीज़ों के साथ अपने बॉडी के विटामिन को पूरा करें ताकि वही हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो। लेकिन हमारे यहाँ मेडिकेटेड हमेशा से कहा जाता है कि अगर आपको स्किन केयर करनी है तो मेडिकेटेड किया जाए। तो इसमें फार्मासिस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्या इस तरह की डोमेन भी वो देखते हैं या सिर्फ ये डर्माटोलॉजिस्ट का काम होता है? नहीं, बेसिकली तो जो पहले कहूँगा कि जो स्किन की जो भी डिजीज़ है उसको मॉनिटर करना वो डर्माटोलॉजिस्ट का काम है। अब उसके लिए वो कौन सी मेडिकेटेड जो है कॉस्मेटिक्स एडवाइस कर रहा है वो देखना फार्मासिस्ट का काम है। क्योंकि आजकल भेड़चाल चली हुई है कॉस्मेटिक्स की, और हर जो खासतौर पर जो हमारी फीमेल्स हैं उनकी ये कोशिश है कि उनका रंग किसी ना किसी तरह गोरा हो जाए, और जल्दी गोरा होने के लिए मोस्टली जो क्रीम्स हैं उनके अंदर स्टीरॉयड होता है, जो कि स्किन के लिए बहुत डेंजरस है। तो जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले फार्मासिस्ट के इंग्रेडिएंट देखता है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो स्किन के लिए मुज़र सेहत है। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंड भी है, जो जितनी रंग गोरा करने वाली क्रीमें उनके अंदर मर्करी का यूज़ भी किया जाता है, जो कि पॉइजन है। तो अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी मार्केट में ऐसी क्रीम्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड की जाती हैं। और बीइंग मतलब पाकिस्तानी हम कहते हैं कि रातों रात जो है ना हम गोरे हो जाएं, तो उस जल्दी में जो है वो हम अपनी स्किन का जो है वो सत्यानाश कर बैठते हैं, और इन द लॉन्ग रन जब वो चीज़ें फीमेल्स यूज़ करती हैं तो उसके बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं, और बाज़ का स्किन कैंसर हो जाता है और स्किन बर्न भी हो जाती है। फिर वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं कि जी एक अच्छी कंडीशन से स्किन आपकी वर्स्ट कंडीशन में चले जाती है बेहतर होने की बजाय। सबा तो इससे बड़ा अच्छे से रिलेट कर पाती, क्योंकि खवातीन को बड़ा कॉन्शियस होती है अपनी स्किन को, अपने फेस को, बालों को लेकर। सबा आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि क्योंकि फार्मासिस्ट हैं तो आपको पता है कि कौन सी चीज़, कौन सी इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं। तो अगर स्किन केयर की थोड़ी बात हो रही है तो मैं चाह रही हूँ कि इस हवाले से भी हम थोड़ा सा अवेयर कर दें लोगों को कि अगर वो स्किन केयर यूज कर रहे हैं मेडिकेटेड, तो कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको उनको चेक करना चाहिए। अगर उनके पास वो फार्मासिस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है, वो खुद से परचेज करने जा रहे हैं, तो किन इंग्रेडिएंट से अवॉइड करना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या मौजूद है और क्या मौजूद होना लाजमी है, तभी आप वो प्रोडक्ट खरीदें। जी बिल्कुल, स्किन केयर का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी अच्छी फूड लेनी चाहिए। अगर आप अच्छी फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्किन केयर का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप जो भी फेस पे लगा लें, कुछ भी कर लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप अच्छी फूड इनटेक नहीं कर रहे। और जहाँ तक स्किन केयर की बात है तो आपको जैसे कि सर ने बताया अभी, आपको देखना चाहिए कि उसमें स्टीरॉइड्स तो नहीं है, आप उसमें मर्करी तो नहीं है। जैसे कि आजकल मार्केट में फार्मूला क्रीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैलून्स पे भी हैं और लोग घरों में भी खुद भी बनाते हैं, उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा थिन कर देती हैं और उसके बाद सनबर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप धूप में निकलेंगे आपकी स्किन पूरी की पूरी बर्न हो जाएगी और उसके बाद उसकी रिकवरी की कोई भी चांसेस नहीं है। आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, कोई भी सर्जरी करवा लें, उसकी स्किन रिकवर हो ही नहीं सकती। स्किन का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए आप अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें, अच्छा फेस वॉश यूज़ करें। अगर कोई स्किन इशू है तो वो डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अच्छा, ये भी एक आम बड़ा ख्याल पाया जाता है कि ये थोड़ी सी जैसे फार्मूला क्रीम्स की आपने बात की, स्किन के लिए अच्छी नहीं है, चेहरे की स्किन के लिए हाथों पैरों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब बॉडी तो आपकी इक्वल ही है ना कि आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट कितनी गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपने कभी देखा होगा कुछ खवातीन होती हैं जिनके हाथों की वेन्स तक दिख रही होती हैं, वो वही क्रीम्स यूज करके उनकी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि उनकी वेन्स भी वाज़ेह हो रही होती हैं, तो उससे भी हमें परहेज करना चाहिए। अच्छा, हम तब से मेडिसिन के, ड्रग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो समझने वालों के लिए, देखने वालों के लिए मैं इसे मजीद आसान करना चाहती हूँ कि ड्रग और मेडिसिन, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसको आप किस तरह से, अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहें देखने वालों को, तो थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जो ड्रग और मिक्सर मेडिसिन है एक ही चीज़, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्रग इज़ द एक्टिव पार्ट ऑफ एनीथिंग जो कि बॉडी में जाके आपके इंटरेक्शन करता है आपके सिस्टम के साथ और आपके बॉडी में चेंजेस लेके आता है। वो चेंजेस फिजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं और सिस्टेमिकली चेंजेस भी हो सकती हैं। यानी कि आप ये कह लें कि जैसे फर्ज करें कि पैरासीटामोल एक ड्रग है जी, उसका एक्टिव पार्ट जो है वो पैरासीटामोल है, उसके साथ उसको मरीज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि वो एक टैबलेट की शक्ल इख्तियार कर ले। मेडिसिन जो है वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है
जिसके अंदर ड्रग शामिल की जाती है और वो फिर मरीज को एक उसको फिनिश फॉर्म दी जाती है ताकि वो मरीज को एडमिनिस्टर की जा सके। ड्रग इज एक्टिव पार्ट और मेडिसिन जो है वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है विद ड्रग, ये फर्क अच्छा है। और आपने थोड़ा सा हम देखते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के भी अगर हम देखें तो हमारी जितने भी न्यू जनरेशन आ रही है और वो तमाम पढ़ की चीज़ें आती हैं, क्या मेडिकल फील्ड में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल का वही हाल है जो दीगर फील्ड्स में है कि आपको 80% थ्योरी पढ़ाई जाती है और 20% आपका प्रैक्टिकल होता है, और जब आप फील्ड में आते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि जो चीज़ मैं पढ़ कर आया हूँ वो क्या चीज़ और ये क्या चीज़ है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या समझते हैं कि फार्मासिस्ट के लिए कितना ज़्यादा जो उसकी एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये तमाम चीज़ें क्या ड्यूरिंग द आपके स्टूडेंट करियर आपको बताई जाती हैं या नहीं? बिल्कुल। फॉर्म डी जो है बेसिकली 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है और इसमें विद द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं, उनकी इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं, वो हॉस्पिटल में भी होती हैं ताकि वहाँ जाके वो उसके अलावा जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हाउ टू मेक एंड फार्मूलेट द मेडिसिन, जो कि फार्मासिस्ट का सबसे बेसिक रोल है, उसकी इंटर्नशिप भी मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कराई जाती है। उसके अलावा फिर हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल रोल है, उसमें फर्स्ट एड भी शामिल होती है। मतलब ये और पाकिस्तान में इसका कितना स्कोप है और करियर के लिहाज से, क्योंकि हम थोड़े से काउंसलिंग बात कर रहे हैं तो करियर काउंसलिंग पे बात ना करें, ये कैसे हो सकता है, तो इस हवाले से हम जानेंगे कि फार्मासिस्ट के लिए पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या आजकल की करंट सिचुएशन है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और करियर के हवाले से हम बात करेंगे कि फार्मासिस्ट के लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर कोई अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहता है, उसे एज करियर परस्यू करना चाहता है, तो वो कितनी ज़्यादा हमारे पास मौके मौजूद हैं। तो उस हवाले से सर बताइएगा कि ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए पहले तो ये बताएं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और करियर के लिहाज से फार्मासिस्ट के लिए कितनी ज़्यादा आप देख रहे हैं और इन फ्यूचर फार्मासिस्ट को कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, जो फार्मेसी है बेसिकली इसमें मेल और फीमेल दोनों की ये यकसा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो जा रहा है उसमें फीमेल्स जो हैं वो मोर देन मेल्स होती हैं। ठीक है, मतलब जो पासिंग आउट फार्मासिस्ट हर साल हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, उसमें फीमेल्स जो हैं उनकी जो है क्वांटिटी वो ज़्यादा होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि जो फीमेल्स के लिए है, ये एक सिक्योर और एक प्रोफेशनल प्रोफेशन है। अब इनकी जो मतलब फार्मासिस्ट का जो फ्यूचर है वो कहाँ पे है। सबसे पहले तो इनका सबसे अहम रोल है इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और आपको पता है कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है और उसमें मतलब हाई लेवल की इंडस्ट्रीज भी हैं जिनमें सारी जो फार्मूलेट है कि मेडिसिन कैसे बनानी है वो फार्मासिस्ट ही करता है। उसके अलावा जितने ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट का क्लिनिकल रोल है। वहाँ फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन डायरेक्ट डॉक्टर्स के साथ होता है और जो हॉस्पिटल की इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, मेडिसिन की सेल परचेज है, प्रोक्योरमेंट है, उसमें फार्मासिस्ट का सारा रोल होता है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाएं तो फार्मासिस्ट का जो स्कोप है वो टीचिंग साइड पे भी बहुत अच्छा है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी है, और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसके अलावा प्रोविंशियल ड्रग कंट्रोल यूनिट है, उसमें कई ऐसे शोबे हैं जिनमें फार्मासिस्ट ही अपॉइंट होते हैं, चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों। उनमें फार्मेको विजिलेंस है, फार्मेको इकोनॉमिक्स है। मतलब अब ये वो चीज़ें हैं जो कि जिनमें पंजाब में ख़ास तौर पे काम हो रहा है और उनमें सारा काम फार्मासिस्ट खुद करते हैं। जब से हमारा डायरेक्टोरेट अलहदा बना है फार्मासिस्ट का, वहाँ तब से जो हमारा प्रोफेशन है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो गया है। और अभी इन फ्यूचर आप देखेंगे कि जैसे डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को एक बुनियादी कंपोनेंट समझा जाता है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, इसी तरह फार्मासिस्ट की अहमियत को भी लोग समझने लग जाएंगे और लोग खुद फील करेंगे कि जी फार्मासिस्ट के बगैर जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो बेकार है। इसी तरह जो गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं, वहाँ फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों। इसी तरह कम्युनिटी फार्मेसी है जो कि मैं कहता हूँ कि सबसे अहम है,
जहाँ के फार्मासिस्ट जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, अपनी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बना सकता है, अपनी फार्मेसी बना सकता है। अच्छा, अपनी फार्मेसी पे वो डिस्पेंसिंग सेटअप भी खोल सकता है, जिसमें बाज़ को डॉक्टर जो है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एज एंड पेशेंट्स कंडीशन कुछ ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है जो कि कोई फार्मास्यूटिकल फर्म नहीं बना रही होती। तो वो सिर्फ फार्मासिस्ट का काम है कि उसको कैसे डिस्पेंस करना है और कैसे जो है वो पेशेंट को डिलीवर करना है। तो फार्मासिस्ट का तो इतना मतलब वास्ट रोल है हमारी सोसाइटी में, और मैं कहता हूँ कि आने वाला दौर जो है उसमें फार्मासिस्ट जो है माशाल्लाह हाई अबव द स्काई होंगे। और हम भी इसी स्ट्रगल में हैं कि लोगों को मज़ीद अवेयरनेस दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फार्मासिस्ट के साथ अपनी जो है इंटरेक्शन करें। बिल्कुल ठीक है। सबा, आप इस चीज़ को कितना फील करती है कि अभी जिस तरह से न्यू ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और लोग इस चीज़ को, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है कि फार्मासिस्ट हैं और इतना ज़्यादा उनका ब्राइट फ्यूचर है, और इसमें अगर आप स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें या फार्मासिस्ट जो हमारे अभी आएगी न्यू बल्क और आएगा, तो उसमें लोग कितना इस शोबे की तरफ आ रहे हैं, उनमें कितनी समझ है इस चीज़ को लेकर, और एज अ फीमेल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी फील्ड के बारे में कि इसमें एक्सेल करना कितना ज़्यादा इजी है या कंपटीशन कितना ज़्यादा है? जी बिल्कुल, आजकल तो लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इस फील्ड के बारे में। जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट में एडमिशन होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी लास्ट ईयर कम थे, अब इस साल उससे भी ज़्यादा एडमिशन है, तो लोगों में इस चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। मेरी एडवाइस भी यही है कि जो भी आप फील्ड चूज़ करें उसमें एक्सेल करें। अगर आपको अपनी फील्ड के बारे में प्रॉपर पता होगा तो आप किसी भी आगे जाके ब्रांच चूज़ कर सकते हैं उसकी, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसी तरह फार्मेसी में भी अगर आपको हर चीज़ के मेडिसिन के बारे में पता होगा, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होगा, उसकी प्रोडक्शन के बारे में पता होगा, उसके डिस्पेंसिंग यूज, साइड इफेक्ट्स, हर चीज़ के बारे में इल्म होगा, तो आप इंशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। इसी तरह फीमेल्स का तो हर जगह ही अब रोल है, हर जगह ही फीमेल्स आ रही हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, इवन रिटेल पे भी फीमेल्स अब हैं। अच्छा, हमें फार्मेसीज में हमेशा मर्द हजरात नजर आते हैं, फीमेल्स की उतनी रेशियो नहीं है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये रेशियो दिखाई दी कि फीमेल्स उस तरह से हमें फार्मेसीज पे होंगी कि वो असिस्ट कर रही हैं और वहाँ पे कंसल्टेशन अपनी दे रही हैं। ये अभी आपको लगता है कि ट्रेंड आते आते पाकिस्तान में टाइम लगेगा? नहीं मिस, ये ट्रेंड आ चुका है। और अच्छा। आप अभी फैसलाबाद में अगर देखें जितनी चेन फार्मेसीज हैं उन पे आपको नजर ही फीमेल आएंगी। ओके। और ये मतलब बहुत एक अच्छा मतलब है कि फीमेल जो खुद हैं वो काउंटर पे खड़ी होके पेशेंट काउंसलिंग भी कर रही हैं और डिस्पेंसिंग भी कर रही हैं। और वैसे भी वो कहते हैं कि वजूद जन से है कायनात, इसलिए फीमेल्स के बगैर तो मतलब वैसे ही कोई भी फील्ड हो आजकल खवातीन के बगैर उसमें एक्सेल करना एक थोड़ा सा आपको इनकम्प्लीट सा लगता है। अब तो मुझे लगता है कोई भी शोबा रह ही नहीं गया है कि जिसमें आपको खवातीन दिखाई ना दें, और मेडिसिन के हवाले से तो वाकई एक सी चीज़ है जबकि हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। तो हेल्थ के साथ, लेकिन एज फार्मासिस्ट आप कितना इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं कि मेडिसिन की बजाय आप जो है वो एक्चुअल आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, जहाँ मैं कहता हूँ कि अगर आपकी डाइट इंप्रूव हो जाए ना तो आपकी मेडिसिन से जान छूट सकती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते, हम मतलब जैसे ये है कि अपनी डाइट ही इंप्रूव कर लें, अच्छी खुराक, अच्छे फल खा लें। और डिफरेंट एरिया से हमारा भी मेडिकल के डिफरेंट फील्ड से लोगों को बुलाने का मकसद ये होता है, डाइटिशियंस को बुलाना या फिर फार्मासिस्ट को बुलाना या डॉक्टर्स को बुलाना, ताकि वो आपको बता सकें कि लाइफस्टाइल, एक पॉइंट मैंने हमेशा से देखा है कि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से, बीमारियों से बच सकते हैं, अद्वियात से आपकी जान छूट सकती है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सेहत दे, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुजारें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का हिस्सा बने। जितने देखने वाले अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।